हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12 की बुक का सेकंड चैप्टर आपकी लॉस्ट स्प्रिंग बाय द एनिस जंग। अब जो हमारी जो ऑथर है एनिस जंग, वो एक हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद में पूरी की है और जो ऑथर के बोथ पेरेंट्स हैं वो क्या हैं, वो भी राइटर्स ही हैं। और उन्होंने अपनी इंडिया में ही राइटिंग करने की शुरुआत की थी। और जो ऑथर है वो किस बारे में राइट करती हैं, ऑथर बेसिकली जो है एनालाइज करती हैं बच्चों की पुवर्टी या उनकी ट्रेडिशन को, यानी कि वो कितने गरीब हैं और किस तरीके से वो रह रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में वो एनालाइज करती हैं और फिर वो लिखती हैं। तो हमारी एनी जंग जो हमारी ऑथर है, उन्होंने ये चैप्टर जो लिखा है समटाइम्स आई फाउंड रुपी इन द गार्बेज, ये भी एक पुवर्टी स्ट्रैक किए हुए बच्चे के ऊपर लिखा गया है, जिसका नाम है आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो फिर सबसे पहले जो ऑथर हैं वो पूछती हैं एक लड़के से जिसका नाम साहिब होता है। ठीक है, वाई आर यू डूइंग दिस, और वो कहती हैं उस बच्चे से तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो साहिब क्या कर रहा होता है, वो उसके पास एक गार्बेज का बैग होता है उसके पीठ पे, एंड वो है ना रोज ऑथर की नेबरहुड में क्या करने आता है, रोज़ वहाँ पर जो कूड़ा होता है उनकी कॉलोनी में वो बीनने आता है, उसमें से सामान बीनता है और कुछ ऐसा सामान देखता है जिससे कि शायद उसे बेच के उसे पैसे मिल सकें। तो ऑथर पूछती है तुम ये क्यों कर रहे हो, तो फिर और तुम्हारा नाम क्या है, तो वो पूछ के बताता है मेरा नाम साहिल है और शायद मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। एंड वो पूछती हैं तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो वो बताता है कि वैसे तो हम लोग दखल में रहते थे, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी जो ग्रीन फील्ड्स थे उनमें जाके स्टॉर्म स्ट्राइक कर गई, यानी कि कीड़े वगैरह लग गए जिसकी वजह से हमारी जो फील्ड है वो पूरी ख़राब हो चुकी है। तो वो कहता है ये बात मेरी मॉम ने मुझे बताई है और हम लोग यहाँ बिग सिटी इसलिए आए हुए हैं कि हमारे को खाने के लिए मतलब 2 टाइम का एटलीस्ट खाना मिल जाए। तो वो आगे कहता है, तो वो आगे ऑथर से कहती कि तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास मतलब क्यों कर रहे हो तुम ये सब काम। तो वो कहता है क्योंकि मेरे पास शायद कुछ करने के लिए नहीं है, मैं इसलिए ये सब काम कर रहा हूँ। तो ऑथर कहती हैं तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। अब जैसे ही ऑथर ये क्वेश्चन पूछती हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि सडनली यार मैंने ये क्या कह दिया, ये मैं अगर इस बच्चे से मैंने क्या कह दिया, अगर ये बच्चा स्कूल जा सकता तो शायद स्कूल जाता, बट ये नहीं जा पा रहा है, तो मैंने एक बहुत बुरा सवाल इस बच्चे से पूछ दिया। तो वो बच्चा जल्दी से आंखों में चपक लेके बोलता है कि यहाँ पर किसी ने मेरे लिए नेबरहुड में स्कूल बनवाया ही नहीं है, और अगर कोई बनवाता तो मैं जाऊँगा डेफिनेटली। तो फिर ऑथर कहती हैं कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे। और ये ऑथर की तरफ से एक जोक था उस बच्चे के लिए। तो वो जल्दी से उसके चेहरे पे, बच्चे के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, साहिब के चेहरे पे बहुत बड़ी सी, और वो कहता है कि आप सच में बनवाएंगी, अगर आप स्कूल बनवाएंगी तो मैं ज़रूर आऊँगा, जब आपका स्कूल रेडी हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं स्कूल में पढ़ने के लिए आऊँगा। अब ऑथर को फिर सडनली रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया, और इस बच्चे से मतलब ये तो मैंने एक झूठा प्रॉमिस कर दिया है। तो फिर ऑथर अपनी बात को मतलब करने के लिए कह देती है अच्छा अभी तो एकदम नहीं बन पाएगा, थोड़ा उसे टाइम लगेगा बनने के लिए। तो मतलब वो कहता है ठीक है, जब आपका स्कूल बनेगा तो मैं आऊँगा। तो ऑथर सोचती हैं कि कितने ही लोग इससे रोज़ फॉल्स प्रॉमिस करते होंगे, इसलिए वो ये चीज़ सोच के उसे टाल देती हैं। आफ्टर मंथ अब जो है ना फिर साहिब से वो मिलती हैं। तो फिर क्या होता है, जब साहिब उन्हें देखता है तो वो जल्दी से दौड़ते हुए ऑथर की तरफ जाता है और उनसे बोलता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया है। तो ऑथर को लगता है कि ये बच्चा उस होप को, जो मैंने एक गलत होप इसे दी थी, वो इतने टाइम बाद भी मेरे पास आया है एंड वो चीज़ पूछ रहा है। तो ऑथर को बड़ा बुरा रियलाइज़ होता है और वो कहती है नहीं, उसे बनने में, ऐसी चीज़ें बनने में टाइम लगता है। पर कहीं ना कहीं ऑथर जानती थी कि वो उसे एक झूठा दिलासा दे रही हैं। एंड आगे क्या होता है, आफ्टर नोइंग, अब उसे बहुत दिन से, वो मन से जानती नहीं, तो वो पूछती हैं साहिब से। अब ऑथर साहिब से पूछ रही हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। अभी तक ऑथर को नहीं पता था कि साहिब का नाम साहिब है। ओके, तो ऑथर साहिब से पूछते व्हाट्स योर नेम। तो साहिब बताता है कि साहिब ए आलम। जब उसने उन्हें अपना नाम बताया साहिब ने, तो एकदम ऑथर एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि इस वर्ड का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इधर मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो वो सोचते हैं ये बच्चा कितना अनअवेयर है, अगर इसे पता चलेगा कि इसके नाम का मतलब ये है इतना, यानी कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। बट वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी लॉर्ड की तरह कुछ भी नहीं जी रहा है, बल्कि इवन वो एक आम चिल्ड्रंस की तरह भी नहीं जी रहा है, और उसका नाम इस तरीके का है। तो ये आयरनी है एक तरीके की, आप समझ सकते हैं कि है कुछ पर है कुछ और। ठीक है, आप समझे। तो फिर अब आगे क्या होता है,
अब ऑथर आगे बताती हैं कि ये बच्चों का झुंड रोज़ सुबह हमारी कॉलोनी में आता है, एक बेयर फुट बच्चों का झुंड। अब बेयर फुट क्यों? क्योंकि वो लोग नंगे पैर ही रहते थे। इतनी गर्मी हो रही तो भी नंगे पैर, सर्दी हो रही है तो भी नंगे पैर, ठीक है। तो वो लोग, ऑथर यहाँ कहती हैं कि एक बेयर फुट का बच्चों का झुंड रोज़ सुबह आता है मेरी कॉलोनी में, एक चिड़ियाओं की तरह, एक चिड़ियाओं के झुंड की तरह आता है, एकदम दौड़ते हुए, भड़बड़ाते हुए कि सबसे पहले हमें पहुँचना है, और आके क्या करता है, रैक पिकिंग करता है। तो अब क्या ऑथर पूछती हैं हम सब बच्चों से, वाई आर यू वियर चप्पल्स? तो जब उन्होंने एक लड़के से पूछा तो वो कहता है कि मेरे पास चप्पल तो हैं, पर मेरी मम्मा ने उन्हें अलमारी के ऊपर रख दिया है, शेल्फ्स के ऊपर, और जब मैंने उनसे कहा उतार तो उन्होंने उतारा नहीं। जब उन्होंने दूसरे बच्चे से पूछा तो वो कहता है कि मुझे पहनने का शौक़ नहीं है, अगर मेरी मम्मा ले भी आए तो। और जब उन्होंने तीसरे बच्चे को देखा तो वो देखा कि वो 2 तरीके के जूते पहना हुआ था। तो इस तरीके से ऑथर क्या बताती हैं, ऑथर बताती हैं कि यहाँ पर एक ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने का। इवन इनके पेरेंट्स अगर ने चप्पल, ये उनके पास अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, ठीक है, चप्पल्स, पर ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं। जब ऑथर ने पूछा इनसे कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के। उन्होंने इस तरीके से दिखाया कि है तो है चप्पल, पर शायद हम ही नहीं पहनना चाहते हैं, और उसे एक ट्रेडिशन की तरह उन्होंने दिखाया। तो मतलब अब ऑथर क्या बताती हैं आगे, ऑथर कहती हैं जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं काफ़ी सारे बच्चों को देखती हूँ जो इसी तरीके से बेयरफुट घूमते हैं। तो इस तरीके से ऑथर कहती है कि मुझे एक इंसिडेंस याद आता है उडुपी का, कि जब मैं ट्रैवल करने गई थी तो वहाँ पर एक ओल्ड टेम्पल था, ठीक है। ये थोड़े से पुराने समय की बात बता रही होती हैं ऑथर। तो वो कहती हैं कि वहाँ पर एक प्रीस्ट था, यानी कि एक पुजारी था, जिसका बच्चा रोज़ आकर मंदिर में क्या मांगता था, वो मांगता था कि मुझे ना एक शूज़ का पेयर मिल जाए, अच्छा सा, गॉड प्लीज़ गिव मी अ शूज़ ऑफ पेयर। और मतलब क्या होता है, उस पुजारी के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चे को क्या करा सके, न्यू शूज़ दिलवा सके। अब ऑथर आगे बताती हैं कि जब उन्होंने बस थोड़े से टाइम के बाद उस मंदिर को विजिट किया, यानी कि थोड़े बहुत टाइम के बाद, कि वो बताते हैं कि वहाँ का प्रीस्ट चेंज हो चुका था उस टेम्पल का। मैं जब वहाँ पर कुर्सी डाल के चाय पी रही थी उस टेम्पल के अंदर, तो बताती हैं ऑथर कि वहाँ का जो है पुजारी वो चेंज हो चुका था, और उसका जो बच्चा था, इस बार जब मैं गई, उस पुजारी का जो बच्चा था वो शूज़ पहने हुआ था। और पता है वो बच्चा क्या मांग रहा था, वो गॉड से ये मांग रहा था, वो शूज़ नहीं मांग रहा था, इस बार वो बच्चा मांग रहा था कि ये शूज़ कभी ना खोए। वो गॉड से ये प्रेयर करता है। अब जो ऑथर बताती हैं, अब जो क्या कहते हैं, ऑथर बताती हैं कि जब वो देखते हैं कि इन बेयरफुट बच्चों को जिनके पास चप्पल नहीं होती, तो वो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उनका और जानना होता है उनकी लाइफ के बारे में। तो वो जब जाती हैं तो वो देखती हैं, वो सीमापुरम जाती हैं इस बात को और पता करने के लिए कि इन बेयरफुट बच्चों की लाइफ आखिरकार है तो है कैसे। तो जब वो दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा दूर था, सीमापुरम थोड़ा सा दूर था, लेकिन जब वो वहाँ सीमापुरम जाके देखती हैं तो उन्हें लगता है मैं एक अनदर वर्ल्ड में आ गई हूँ। कहाँ, दिल्ली में इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतने ज़्यादा, मतलब वो ऑलरेडी हो चुका है, क्या हो चुका है वहाँ पर, डेवलपमेंट। बट यहाँ पर जब सीमापुरम आके देखती हैं तो उन्हें लगता है मैं किसी अनदर वर्ल्ड में आ गई हूँ। क्योंकि सीमापुरम में क्या होता है कि ना तो वहाँ पर, मतलब वहाँ पर कौन लोग आके रहते हैं, जो बांग्लादेश से आए थे, यानी कि जैसे कि साहिब के पेरेंट्स थे जिनकी क्रॉप्स वगैरह बेकार हो गई थी, तो जो लोग मतलब काम के सिलसिले में आए थे कि थोड़ा काम मिल जाएगा तो थोड़े पैसे आएंगे, तो एटलीस्ट हमें 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी। तो वो आगे वो बताते हैं कि जब वो उस जगह की हालत देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर टूटी फूटी छतें हैं, कि नहीं लोग टीन डाल के रह रहे हैं, कुछ लोगों के पास तो छतें भी नहीं है, वो पन्नी डाल के रह रहे हैं छतों को बारिश के टाइम में। और देखते हैं हर तरफ बहुत गंदगी पड़ी हुई है। इवन वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रैक पिकिंग करते हैं इसी तरीके से जैसे वो करता है। अब ऑथर बताती हैं कि वहाँ पर इतनी गरीबी है कि शायद वहाँ के लोगों के पास, सीमापुरम के लोगों के पास, आपको आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आधार कार्ड नहीं मिलेगा उनका, बट उन सभी के पास आपको राशन कार्ड ज़रूर मिलेगा, कि इस उम्मीद में कि वो एटलीस्ट उन्हें फूड की टेंशन ना रहे, और वो रात को जो है अपना 2 पेट टाइम का खा के सोएं। इस उम्मीद में उनके पास आपको राशन कार्ड एवरीवन के पास आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऑथर आगे बताती हैं इसमें, ऑथर क्या है, ऑथर एक औरत से पूछती है, जिसने औरत ने साड़ी पहन रखी थी।
तो वो पूछती हैं कि तुम्हें लगता नहीं है कि तुम लोग अपनी जगह छोड़ के आ गए हो, यानी कि इतनी सारी अपने ब्यूटीफुल जो ग्रीन लैंड्स थे और जो मतलब इतना सब कुछ था, रिवर थी, तुम सब कुछ छोड़ के आ गए, आपको लगता नहीं है, मिसिंग नहीं करते आप उन सब चीज़ों को? तो वो लेडी क्या कहती है, वो लेडी कहती है हमें कहीं भी जहाँ भी फूड मिले खाने के लिए हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ अपने टेंट लगा के रहते हैं और हम वहीं पर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। यानी कि यहाँ पर वो कहते हैं कि इस तरीके से बड़ा करते हैं, वो अपने बच्चों को रैक पिकिंग करवा के अपनी थोड़ी सी इनकम बढ़ा के, यानी कि शायद वो बच्चे थोड़ा सा क्या करें, रैक पिकिंग करें तो उनके घर में क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, जिससे कि उन्हें खाने के लिए और थोड़ी का मतलब खाने के लिए एटलीस्ट वो लोग मेहनत कर रहे हैं और एक रूफ मिल जाए रहने के लिए। इसी चीज़ को वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। तो अब यहाँ बताती हैं, तो वो साहिब की बताती हैं कि जो साहिब जो क्या करता था ना, कूड़ा बीनता था ना। अब पत्थर बताती हैं यहाँ पर साहिब के लिए कूड़ा बीनने का मतलब अलग था एंड उनके पेरेंट्स के लिए कूड़ा बीनने का मतलब अलग था। और साहिब के लिए एक मतलब था कि वंडर था एक तरीके का, कि ट्रेजर हंटिंग की तरह, कि आज मुझे क्या मिलेगा इस ट्रेजर में से। तो साहिब बताता है कि कभी कभी मुझे उस है ना जो कूड़ेदान में से कभी कभी मैं 1 रुपी फाइंड कर लेता हूँ, कभी कभी मैं 10 रुपी फाइंड कर लेता हूँ। ऑथर कहती हैं कि साहिल के लिए उसमें मतलब होता है कि एक ट्रेजर का, एक वंडर का, कि आज मुझे नया क्या मिलेगा। आप देख रहे हो एक छोटा सा बच्चा कितनी छोटी सी चीज़ में मोटिवेशन ढूंढ रहा है। वो ये सोच के डिमोटिवेट नहीं हो रहा है कि यार मुझे कचरे में से केवल 10 रुपये या 1 रुपये मिल रहा है, नहीं, वो उस चीज़ को मोटिवेशन की तरह ले रहा है कि वाह मुझे 10 रुपये या 1 रुपया मिला है एंड नेक्स्ट मुझे क्या मिल सकता है। इसलिए वो क्या कर रहा है, ट्रेजर कर रहा है उसको, इसलिए वो कूड़ेदान को एक ट्रेजर की तरह देख रहा है। बट इंस्टेड अगर उनके पेरेंट्स की आंखों से देखा जाए तो वो कूड़ा बीनने का मतलब उन बच्चों के लिए तो एक वंडर है, पर उनके पेरेंट्स के लिए क्या है, एक सर्वाइवल है। यानी कि वो थोड़ा सा जो कचरा बीनते हो सकता है वो शाम का उससे खाना खरीद सकें। अब ऑथर क्या बताती है, एक मतलब एक ठंड की मॉर्निंग हो रही थी, यानी कि विंटर का टाइम था। तो जब वो सुबह उठती हैं तो वो क्या देखती हैं, साहिब ना एक मतलब जो वहाँ पर होता है ना एक टेनिस प्लेइंग की क्लब में के बाहर वो खड़ा होता है और उसे जो है साहिब को ना टेनिस खेलना होता है। तो वो ना जब देखता है कि जब गेटमैन तो उसे अंदर नहीं जाने देता साहिब को, क्योंकि वो इस तरीके का ड्रेसअप किया होता है। बट वो क्या देखता है कि जब कोई भी अराउंड नहीं होता है ना तो वो अंदर जाने की कोशिश करता है। बट उसकी ऑथर से मीट हो जाती है, तो ऑथर उसे जब देखती हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो साहिब है वो क्या पहना हुआ है, स्टेन से कपड़े पहना हुआ है, शॉर्ट्स एंड शर्ट पहना हुआ है और उसने जूते भी पहन रखे हैं। तो वो साहिब से पूछती हैं ये कहाँ से आए तुम्हारे पास जूते। तो साहिब एक एक्सप्लेनेशन मैनर में क्या कहता है, वो कहता है कि किसी रिच बॉय के परिवार ने मुझे दिए हैं और शायद वो इसलिए पहनने को मना कर रहा था इन शूज़ को क्योंकि इनमें एक छोटा सा होल है। बट ये होल मुझे बॉदर नहीं कर रहा है, मुझे इस होल से बिल्कुल भी परेशानी नहीं है क्योंकि मेरा एक तरीके से ड्रीम जो था वो फुलफिल हो गया है शूज़ मिलने का। तो मुझे इस होल से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है एंड आई एम हैप्पी विद दिस। अब जो ऑथर से वो खुद थोड़ी दिन बाद मिलता है साहिब, तो वो क्या देखती हैं, साहिब इस बार पहले वाला साहिब नहीं था। वो उसके पास क्या था, उसके चेहरे पे मासूमपना नहीं था, उसके चेहरे पे सीरियसनेस आ गई थी। अब वो क्यों आ गई थी, क्योंकि अब साहिब पहले की तरह रैक पिकिंग नहीं करता था। अब वो एक टी स्टॉल पे काम करता था जहाँ पर उसे 800 रुपये मिलते थे महीने के एंड इवन उसका जो खाना वगैरह भी होता था ना, फूड वगैरह, वो भी उसे उस स्टॉल से प्रोवाइड हो जाता था। बट कहीं ना कहीं अब उसके चेहरे पे वो केयरफुली लुक नहीं था, अब ना ही वो इतना खुश लग रहा था, वो काफ़ी सीरियस था। अब वो अपने दोस्तों के साथ क्या कहते हैं इस तरीके से खुशी खुशी रैक पिकिंग करने नहीं जा सकता था। अब कहीं ना कहीं उसके पास फ्रीडम नहीं है और वो अब खुद का मास्टर नहीं है। जब ऑथर साहिब को देखती हैं तो वो क्या देखती हैं कि साहिब के क्या कहते हैं कंधे पे एक स्टील कैनिस्टर था जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी था, जिसमें मतलब चाय वगैरह भरी जाती है आप कह सकते हो। और वो जो कैनिस्टर था वो उस मैन को बिलोंग करता था। अब कहीं ना कहीं साहिब अब खुद का मास्टर नहीं रहा था, उसके ऊपर उसका कोई मास्टर था जो उसकी लाइफ कंट्रोल कर रहा था एक तरीके से, एंड अब उसके पास अपनी फ्रीडम नहीं थी। तो गाइज आप इस चैप्टर में देख सकते हो कि किस तरीके से साहिब बहुत कुछ करना चाहता था, बट क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी, उसको प्यूबर्टी स्ट्राइक वो बंदा था, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। बट ऐसा नहीं था उसे कुछ करने की चाह नहीं थी। इवन वो
बच्चा जो छोटा सा एक छोटे से नोट को अपना मोटिवेशन मान के, यानी कि 10 रुपए के नोट को मोटिवेशन मान के कचरे को इस तरीके से ढूंढता था कि जैसे उसमें और क्या वंडर मिलेगा। कितना मोटिवेशन होगा उस बच्चे में। लेकिन समय के साथ साथ वो क्या अपनी स्थिति के साथ ढल गया, एंड जो भी उसके केयर फ्री लुक था उसके चेहरे पे, वो सारा लॉस्ट हो गया। कहते हैं ना, बचपना एक ऐसा फेज होता है जहाँ पर हमें किसी चीज़ की हम केयर फ्री रहते हैं, एंड वी लुक लाइक कि हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, हम किसी चीज़ को मतलब सोचते नहीं हैं। बट वो जो था साहिब के चेहरे से वो केयर फ्रीनेस चली गई थी, और कहीं ना कहीं वो लॉस्ट स्प्रिंग हो गया था उसके बचपन का। तो बच्चों, ये चैप्टर जो कि है यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट करेंगे, जो कि आई वांट टू ड्राइव अ कार। अब ये जो चैप्टर है का दूसरा पार्ट है, और इस पार्ट में क्या है, हमें स्टोरी सुनने को मिलेगी जो कि है मुकेश की। अभी मुकेश कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या करना चाहता है, वो हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। पर जो इसका दूसरा ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी के बारे में ही बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब जो बताते हैं कि मुकेश अपने घर में जाके नीचे अनाउंसमेंट करता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक्स बनना है। तो जो है वो उसकी जो ऑथर है वो पूछती क्या तुम्हें कार्स के बारे में पता है। तो वो कहता है मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट तो वो ऑथर से कह देता है कि मुझे हाँ थोड़ा बहुत कार्स के बारे में पता है, और मैं सीख भी लूँगा। जब मैं वहाँ पर गैराज में काम करूँगा तो मैं कार भी चलाना सीखूँगा एंड काम भी करना सीखूँगा। तो उसकी जो मुकेश की आई में एक बहुत बड़ा ड्रीम था उसके लिए, जो कि एक छोटी सी बात थी मोटर मैकेनिक्स बनना, बट उसके लिए बहुत बड़ा था। क्यों, अभी हमें इसलिए पता चलेगा क्योंकि वो फिरोज़ाबाद में रहता। एंड यू नो व्हाट, फिरोज़ाबाद किसके लिए फेमस है? ग्लास बैंगल मेकिंग के लिए, ग्लास का काम करने के लिए, स्पेशली बैंगल्स मेकिंग के लिए। तो फिर जो यहाँ पर जो सारे घर होते हैं लोग, वहाँ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा जो स्लम एरिया में रहते हैं वो यही काम करते हैं वहाँ पर बैंगल मेकिंग का। तो मुकेश का परिवार भी उन परिवार में से बिलोंग करता था जो कि बैंगल मेकिंग करते थे। अब जो आगे हमें बताया जाता है कि वहाँ पर उसके घर में सब लोग बैंगल मेकिंग करते थे, केवल मुकेश को ये चीज़ पसंद नहीं थी, उसे मोटर मैकेनिक्स बनना था। अब वहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता है कि इतने छोटे बच्चों से काम कराना इल्लीगल है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, ये इल्लीगल है, और जो कि फिर भी लोग उनसे काम कराते हैं। अब बताया जाता है कि ऑथर बताती हैं कि जब वो लोग ग्लास बैंगल मेकिंग कर रहे होते हैं ना, तो उन लोगों की बहुत गंदा एटमॉस्फेयर होता है आसपास का उनकी आंखों के लिए, क्योंकि वो लोगों को अंधेरे में बैंगल मेकिंग करनी पड़ती है। और क्या होता है, अंधेरे की वजह से उनकी आंखें ऐसी हो जाती हैं ना कि अब उनकी आंखें ना लाइट से ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो जाती हैं अंधेरे में। एंड जब वो लोग करते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है ना कि आप लोग वहाँ बहुत ज़्यादा तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है। तो ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत ख़राब है। तो वो बताती कि मुकेश की आई भी ऐसी ही हो चुकी थी, मुकेश की आंखें भी ऐसी ही हो चुकी थी। अब ऑथर आगे ही बताती हैं कि मुकेश उन्हें ऑथर को अपने घर ले गया। जब मुकेश ऑथर को अपने घर ले गया, जब वो ऑथर मुकेश के घर जाने, तो वो क्या देखती है रास्ते में कि मुकेश कैसे स्लम एरिया में रहता है जहाँ पर एनिमल्स काऊ वगैरह साथ रहते हैं उन लोगों के, एंड काफ़ी ज़्यादा स्लम एरिया है और जो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, घर काफ़ी टूटे फूटे हैं। एंड जब वो मुकेश के घर का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो वो बताती हैं कि मुकेश के हिसाब से उनका घर बहुत अच्छा है, बट इवन हम लोग के हिसाब से वो एक प्रॉपर बिल्ड भी नहीं है। टूटी खिड़कियाँ, जंग लगे हुए गेट, एंड इवन बहुत ही ज़्यादा घर की जो थी हालत ख़राब थी, बट आगे उनके हिसाब से ये घर बहुत अच्छा था। अब ऑथर बताते हैं कि जब वो गेट खोलती हैं और गेट के अंदर जाती हैं तो वो क्या देखती हैं कि एक चूल्हा रखा होता है और चूल्हे पे खाना बन रहा होता है, और एक प्लेट में सब्जियां कटी रखी होती हैं, और एक यंग वुमेन बैठ के उन्हें बना रही होती है उस मील को। अब वो कौन थी यंग वुमेन? अब वो जो लड़की जो यंग वुमेन बताया, वो जब ऑथर को देखती है एक छोटी सी स्माइल देती है, एंड वो यंग लड़की मुकेश के एल्डर ब्रदर की क्या थी, वाइफ थी, जो स्पेशली जो बेसिकली इस घर की क्या थी, बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। ठीक है। अब उस घर में जो आपकी ऑथर में बताती हैं कि 3 मेंस रहते हैं, एक तो उसका हस्बैंड, दूसरा मुकेश एंड देयर फादर। तो वो बताती हैं कि जब उनकी उस ओल्ड मैन से बात होती है कि मतलब इस तरीके से आपके घर की हालत बहुत ख़राब है, ये है वो है, वो बताती हैं जब इस बात को, तो वो क्या कहता है,
जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि उसने एटलीस्ट क्या है इतना अच्छा, उसके हिसाब से इतना अच्छा हमारे सर पे छत है, हमारे पास थोड़ा बहुत खाना खाने को एटलीस्ट, उस उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वो प्राउड थे इस चीज़ पे कि उन्होंने एटलीस्ट इतना तो कर रखा है, कई लोगों के पास इतना भी नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं अपने सन्स को क्या दे सकता हूँ, मुझे क्या आता है, मुझे बस आती है आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, तो मैं उन्हें वही सिखा रहा हूँ। तो वो कहते हैं आगे, इट्स अ कर्मा एंड इट्स डेस्टिनी सॉरी। तो वो कहते हैं कि ये इन लोगों की डेस्टिनी है कि वो ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहाँ पर ये जो है हमें लिवे एक तरीके से भगवान ने हमें काम दे रखा है, यानी कि भगवान की तरफ से हमें मिला हुआ काम यही है कि हम बैंगल्स बनाएं। तो ये हमें भगवान की तरफ से मिला हुआ है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये इनकी डेस्टिनी ही है। आप जो आगे ऑथर बताती हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बैंगल्स बन रही थी, पैडी ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू कलर की, इतनी सारी रेनबो कलर की बहुत सारी बैंगल्स वहाँ पर रखी हुई थी। अब वो आगे बताती है कि वो छोटी लड़की से मिली मुकेश के घर में जिसका नाम सविता था, और वो कौन थी, मुकेश की छोटी बहन थी। अब वो उस बच्ची को देखती है तो वो एक डार्क पिंक कलर की ड्रेस पहनी होती है, एंड वो क्या कर रही होती है, बैंगल मेकिंग कर रही होती है। जब वो बैंगल मेकिंग कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है बैंगल मेकिंग करवाने में, तो ऑथर सोचती है कि अभी इसके लिए जो बैंगल का मतलब कितना बदल जाएगा जब इसकी शादी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ये केवल बैंगल का काम कर रही है, ये इसके लिए एक इनकम का सोर्स है, बट जब इसकी शादी हो जाएगी यही बैंगल इसका सुहाग रिप्रेजेंट करेंगी। सुहाग मतलब आपको तो पता ही होगा, शादीशुदा लड़कियों का सुहाग रिप्रेजेंट करती है बैंगल्स, उनका माथे का, ये सब चीज़ें। तो और वो बताती है कि जो उसके हाथ में मेहंदी लगी होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उसके सुहाग को, और जो उसके कलाइयों में चूड़ियाँ होंगी वो भी रिप्रेजेंट करेगी उसके सुहाग को। तो जब वो ओल्ड वुमेन से बात करती जो कि उनके बगल में बैठी होती है, तो उनके हाथों में भी बैंगल्स होती हैं, बट उनके हाथों में बैंगल्स तो होती हैं पर उनकी आंखों में लाइट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा बैंगल मेकिंग कर चुकी होती हैं कि जिसकी वजह से उनकी जो आइज़ हैं बहुत जल्दी वहाँ पर लोग ही ख़राब हो जाती हैं। तो वो जो दादी माँ है वो क्या कहती हैं मुकेश की, हम लोग ने आज तक एक वक्त भी ऐसा नहीं गया है कि हमने 3 टाइम्स मील खाया हो, यानी कि सुबह की ब्रेकफास्ट और फिर लंच एंड नेक्स्ट डिनर। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया है कि हमने ये तीनों इकट्ठे खाए हों। आज तक मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसा कोई भी दिन नहीं देखा। तो आप देख रहे हो कितने ज़्यादा पॉवर्टी है वो लोगों की, उन लोगों को 3 मील का खाना भी वो लोग एफर्ट नहीं, मतलब एफर्ट से मिल रहा है उन्हें कितनी मुश्किल से, और वो भी पूरे दिन नहीं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो आगे बताती हैं, वो रिपीट करते हैं कि जो उनका हस्बैंड है वो, अब वो ऑथर कहते हैं जो उनके बगल में जो ओल्ड मैन बैठा हुआ था जो कि मुकेश के पापा थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई दाढ़ी थी, और वो कहते हैं आगे कि जो भी मैं कर सका हूँ मैं इस पर बहुत प्राउड हूँ, जिस तरीके से मैंने अपनी छत बनाई रहने के लिए, और हम लोग बस खाना है, मैं उसके लिए बहुत प्राउड हूँ। और रही बात इन यंगस्टर की, कुछ दिनों में ये अपने आप समझ जाएंगे, इस तरीके से इनके जो ड्रीम्स हैं जब फुलफिल नहीं हो पाएंगे सिचुएशंस की वजह से, क्योंकि पैसे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं मुकेश को ये काम करना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि कुछ टाइम बाद इनकी एबिलिटी भी नहीं रहेगी कि ये सब जो है ड्रीम करें, वो उनके जो ड्रीम है वो अपने आप मर जाएंगे। तो ऑथर कहते हैं क्यों आप लोग कुछ वर्क क्यों नहीं करते, आप लोग अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं इकट्ठा करते। ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ मतलब था ऑथर का, क्यों आप लोग ऐसा नहीं करते कि आप लोग एक कम्युनिटी बनाएं अपने जैसे लोगों की जो गरीब हैं, और उन लोगों से पैसा बढ़वाएं, और पर आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते, आप लोग इस गरीबी में क्यों जी रहे हैं। तो मुकेश के जो फादर हैं वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा करें भी तो क्या होगा, पुलिस हमें मारेगी, और जो मिडिल मैन है वो लोग हमें भिजवा के पिटवाएंगे, और हम काफ़ी सारे हो सकते हैं हम लोग मर भी जाएं। तो वो कहते हैं, एक तो ऑथर कहती हैं कि इन लोगों में से ना कोई भी लीडर नहीं बनना चाहते, किसी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, या कोई लीडर बनना चाहता ही नहीं है। इस वजह से जब तक कोई इन्हें लीड नहीं करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, तब तक इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो आगे ऑथर बताती हैं कि कि जो मुकेश के फादर थे वो मुझे ये सब चीज़ें अपनी दिल से बताए जा रहे थे और बोले जा रहे थे। और वो आगे कहती हैं, जब मैंने इन सब बातों के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि कितनी तरीके के ये 2 डिफरेंट वर्ड हैं, कि एक तो एक वर्ड है जो कि इतना ज़्यादा गरीब है, पिवर्टी बिल्कुल स्ट्रैक कर रखी है, और एक जो वर्ड है हमारा दूसरा साहूकार वगैरह को, वो इन्हें इस सिचुएशन से निकलने भी नहीं देना चाहता है। कहीं ना कहीं पुलिसमैन वगैरह हो गए, और ये लोग इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें इस सिचुएशन से निकालना भी नहीं चाहते हैं।
और ना ही कोई इनमें से इतना डेयरिंग है कि बाहर मतलब लीडरशिप क्वालिटी हो तो लीडर करे। इतने में जो है मुकेश वो कहता है अपने घर पे कि मुझे मोटर मैकेनिक्स बनना है। तो वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक्स बनूंगा और गराज में जाके सीखूंगा। अब वहाँ पर उसके पापा क्या कहते हैं कि गराज तो बहुत दूर है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं चल के जाऊँगा। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि अब तुम ये भी कहोगे, अब तुम्हारा क्या एक ड्रीम ये भी है कि अब तुम प्लेन उड़ाओ। यानी कि एक तरीके से वो टोंटबाजी में कहते हैं कि अब तुम्हारा ये भी ड्रीम बन गया कि तुम्हें प्लेन उड़ाना है। तो वो सडनली एकदम चुप हो जाता है और कहता है नहीं, मेरा ये ड्रीम नहीं है। धीरे से मेंबल करता है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसमेंट उसे होती है यहाँ पर। तो वो क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा ये शहर है फिरोजाबाद, इसमें जो हम कर रहे हैं तुम्हें वही करना पड़ेगा। अब तुम्हारा ये तो नहीं हो पाएगा ना कि तुम फिरोजाबाद में प्लेन उड़ाओगे और ये करोगे वो करोगे। उसके पापा उसे इस तरीके से चुप करा देते हैं। मुकेश यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं स्टोरी के बारे में ये बताती हूँ कि इन दोनों स्टोरी में जब कंपैरिजन किया जाए, ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है। जब मैं बताऊँ इन दोनों स्टोरी को जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप एक स्टोरी में देखेंगे कि जो साहिब वाली स्टोरी थी उसमें साहिब ने सिचुएशन से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था एंड उसने अपनी लाइफ को केयरफ्री को कहीं ना कहीं खो दिया था। बट इन द मुकेश स्टोरी कहीं ना कहीं मुकेश अपनी इस चीज़ को खोना नहीं चाहता है। वो जो अपना ड्रीम है उसके लिए लड़ रहा है एंड तक लड़ रहा है। जो अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो उसका गैराज है भले बहुत दूर है, बट इवन वो तैयार है चल के जाने के लिए उस गैराज तक। तो आप देख लो कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा आग है अपने ड्रीम को फुलफिल करने की। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो एक्सप्लेनेशन की, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।